तमाम साथियों, आपकी हड़ताल आज 5वें दिन में प्रवेश कर गई है, ऐसा ही है ना? 10 तारीख से शुरू हुई, 10, 11, 12, 13, 4 दिन हो गए आपकी हड़ताल को। और आपने ये अपने शोषण के खिलाफ आपने ये एक शानदार लड़ाई की शुरुआत की है। इसके लिए आप सभी साथी बधाई के पात्र हैं और मैं आपने संघर्ष का रास्ता चुना है। और ये संघर्ष का रास्ता असल में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने कोई आज से नहीं चुना है। हमारी यूनियन जब से बनी है हम तब से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करके असल में कह कुछ भी नहीं रहे हैं सरकारों को। बहुत ही साधारण सी बातें हैं, मामूली सी बातें हैं जो हम इन हुक्मरानों को कहना चाहते हैं कि हम जब काम कर रहे हैं, हम सफाई का काम पिछले 17 सालों से कर रहे हैं जो बेहद ही ज़रूरी काम है। यदि सरकार को हमारी आबादी को स्वस्थ रखना है तो उसमें सबसे पहला काम, डॉक्टर तो बाद में काम आता है, सबसे पहला काम होता है, ये दुनिया में कहीं पर भी जाके आप देखेंगे तो सभी यही कहेंगे कि बचाव ही सुरक्षा है। पहला इलाज बचाव होता है। और वो बचाव कहाँ से आएगा? यदि हमारा गांव, हमारा देहात वो स्वच्छ रहेगा, वो सुंदर रहेगा तो पूरे हरियाणा की आबादी स्वच्छ रहेगी, स्वस्थ रहेगी, वो बीमार ही नहीं पड़ेगी और उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने पूरे गांव की, इस हरियाणा की ज़्यादातर सारी आबादी का, उनकी सुरक्षा के, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपने सिर पे ले रखी है कि उनको जो है बीमार ही ना होना पड़े और उनको डॉक्टर के दरवाजे तक जाना ही ना पड़े। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। उस काम करने के लिए हमें जो औजारों की ज़रूरत है वो हमें वो तक उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। ये हमारी राज्य सरकारें हैं और ये सोचते हैं कि हम किसी तरीके से बहला फुसला के, हमें किसी कर्मचारी के किसी मसले पे, किसी मुद्दे पे बातचीत ना करनी पड़े और हम ऐसे ही अपना चुनाव जीत जाएं और हम हमेशा के लिए सत्ता में बने रहें। ये सोचते हैं इस तरह से, और ये सोचने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं हमारी जाति का, हमारे धर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई आज तो ये सफाई कर्मचारी है जो दरी पे बैठे हैं, लेकिन आज जब ये दरी से उठ जाएंगे और दरी से उठ के जब ये अपने घर जाएंगे उस समय पे ये सफाई कर्मचारी नहीं रहेंगे, फिर ये जातियों में बट जाएंगे, उसके बाद ये सारे हिंदू हो जाएंगे और फिर हम इन सबको कहेंगे देखो हिंदुओं, मुसलमान कैसे हमारे देश के साथ कर रहे हैं। यदि हमने इन मुसलमानों को सबक नहीं सिखाया तो ये हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे। चलो एक दूसरे को मारने के लिए हमें भड़काते हैं। हमने जिस मुसलमान को अपनी जिंदगी में कभी देखा भी नहीं होगा, हमारे दिलों में उन सब व्यक्तियों के लिए नफरत भरी जाती है और वो नफरत भर के ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, अब हमारा काम हो गया, अब ना सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की जरूरत है, ना उनको जो है शहरी सफाई कर्मचारियों के बराबर तनख्वाह देने की जरूरत है, ना उनको न्यूनतम वेतन देने की जरूरत है, ना उनको कोई और सुविधा देने की जरूरत है, ना उनको औजार देने की जरूरत है। वो हमारी बातों में आ गए हैं और हमारा काम चल जाएगा, हमारी कुर्सी सुरक्षित रहेगी, इसलिए वो बात सुनते नहीं है। आप ये देखिए कि आशाएं भी हड़ताल कर रही हैं। 66 दिन हो गए उनकी हड़ताल को, 2.5 महीने कोई कम नहीं होते कि जब लड़ते हैं तो वो लगातार संघर्ष कर रही हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण गांव में करते हैं कि आप बीमारियों से बचाने का काम करते हैं हरियाणा की आबादी को, और हरियाणा की आबादी बच भी नहीं पाती यदि उसको उनके बावजूद भी कोई बीमारी लग जाती है, या फिर जो और नवजात शिशुओं को, गर्भवती महिलाओं को जिस देखभाल की जरूरत होती है वो गांव के स्तर पे वो आशा वर्कर उनको पहुंचाती है। यानी कि आपके बाद यदि गांव में किसी का सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण काम बनता है तो वो हमारे गांव की आशा वर्कर का बनता है। वो भी बैठी हुई है 2.5 महीने से धरने पे, लेकिन सरकार उनकी भी नहीं सुन रही है। वो केवल इसीलिए, वो उनके अंदर घमंड यही है कि हम जातियों के अंदर लोगों को बांट देंगे और जातियों के अंदर ही सोचेंगे, हम अपनी जाति से बाहर निकल के उससे ऊपर उठ के हम मेहनत कश लोग एक साथ मिलके नहीं सोचेंगे, हम हिंदू मुसलमान में बटे रहेंगे, हम
देंगे, वो ये सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, और वो किसी हद तक एक समय पे सफल भी हो रहे थे, तो उनका ये घमंड था। लेकिन आज हरियाणा की जनता उनका ये घमंड तोड़ रही है। हमने काफी हद तक उनका ये घमंड तोड़ दिया है। अपने हरियाणा के ही नूह के अंदर वो जो दंगे भड़काना चाहते थे, और नूह का नाम लेके, मेवात का नाम लेके वो हमारे पूरे हरियाणा के अंदर जो दंगे भड़काना चाहते थे, जो नफरत का खेल खेलना चाहते थे, आप सब बधाई के पात्र हैं हरियाणा के तमाम निवासी उस बात के लिए कि हमने सरकार का वो षड्यंत्र फेल किया है, अपनी एकता को बना के रखा है। और अब इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ये जो काठ की हांडी है ये बार बार नहीं चढ़ती, ये एक बार यह हांडी चढ़ा के ये सत्ता में आ चुके हैं। लेकिन अब इनको दोबारा सत्ता में आना है, तो इसके बाद जो है इनको जनता के मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। पहली बार भी ये सांप्रदायिकता का नाम लेके, धर्म का नाम लेके नहीं सत्ता में आए थे। जब ये पहली बार सत्ता में आए थे तब तो इन्होंने ये कहा था कि आप सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, विदेशों से काला धन आएगा, हम सबको हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, महिलाओं के साथ जो शोषण और अत्याचार आज हो रहे हैं उसके खिलाफ नारा देके ये पहली बार सत्ता में आए थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना किसी को रोजगार दिया, ना जिनके पास कच्चे रोजगार थे उनका रोजगार पक्का किया, ना महिलाएं सुरक्षित हुई। आज महिलाओं की असुरक्षा और ज्यादा बढ़ गई है। सामूहिक बलात्कार देखिए आप, वो ज्यादा बढ़ गए हैं। इनके मंत्री संतरी, हरियाणा का जो खेल मंत्री है इसके ऊपर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। इनका जो केंद्रीय खेल मंत्री है उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप है। और 4 सीट हो गई है, 4 सीट पे कह दिया पुलिस ने कि इन्होंने छेड़खानी के और शोषण का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। जब उनको मौका मिला उन्होंने हमारी जो खिलाड़ी लड़कियां थी उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी ये नरेंद्र मोदी ना ब्रजभूषण शरण का इस्तीफा ले रहा है, और ना ही ये जो मनोहर लाल खट्टर हैं ये संदीप सिंह का इस्तीफा ले रहे हैं। ये सरकार है, और हम जैसे लड़ने वाले लोग हमने लाल झंडा उठा रखा है। लाल झंडे को वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं आंख की किरकिरी है ये लाल झंडा, सरकार ऐसा मानती है। क्यों मानती है? उनको लगता है कि ये बीएमएस वाले होते तो इनको अपनी जेब में डाल के रख लेते, जब जी करता हम निकाल देते संघर्ष के लिए, और जब जी करता उनको अपनी जेब के अंदर वापस सेट करके रख लेते। हम जितना कहते ये उतना बोलते, जब हम इनको चुप होने के लिए बोल देते तो ये चुप हो जाते, और इनको कुछ बिना दिए भी यदि सरकार की तारीफ इनसे करवानी पड़ती तो वो भी ये लोग करते। वो ये समझते हैं और इन्होंने ये करते रहे हैं। लेकिन लाल झंडा जब से हमने उठा लिया है तब से सरकार को पता चल गया है कि भाई इस तरीके से अब इनको बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है। ये लाल झंडा उठाने वाले लोग क्रांतिकारी लोग होते हैं। एक और जरूरी बात, वो जरूरी बात ये है कि हमारी लड़ाई हमेशा रहेगी और 2 मोर्चों पे रहेगी। यदि आप एक मोर्चे पे लड़े तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक मोर्चा हमारा सत्ता से टकराने का है, वो जो हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं वो एक मोर्चा बनता हमारा, और एक मोर्चा बनता हमारा सामाजिक, जो हमने शोषण सहा है, जो उत्पीड़न सहा है, जो भेदभाव सहा है और सदियों से सहते आए हैं। आजादी के 75 साल बाद भी हम उस शोषण का शिकार हैं। ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, पेरियार जैसे लोगों ने जबरदस्त संघर्ष किए आजादी के आंदोलन के अंदर, और उन्होंने इस जाति को भारत देश से उखाड़ फेंकने का सपना देखा, आह्वान किया। लेकिन ये हम सब लोगों के लिए एक बात है कि हम सब मिलके इन जातियों को अपने देश से बाहर उखाड़ के नहीं फेंक पाए, और जिनका फायदा आज ये जो है सरकारें और खासतौर पे ये बीजेपी जिस तरीके से एक नफरती एजेंडा चला के जिसका फायदा लेना चाहती है, और हमारे समाज में जो ये फूट है आपस के अंदर, जो दूरियां हैं, हमारे जो ये उत्पीड़न है सामाजिक, इसके खिलाफ इसका भी वो फायदा उठाते हैं, और अपने इस ये जो सामाजिक हमारा उत्पीड़न है
जो सदियों से हम सहते आए हैं, हमें इसके खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें बोलना पड़ेगा। जब हम सब की रगों में खून लाल है, जब हम सब लोग एक जैसे हैं, तो कोई ऊंची जाति का और कोई नीची जाति का कैसे हो सकता है? हम सब इंसान हैं और बराबर के इंसान हैं। हमारे सबके हक और अधिकार संविधान ने बिल्कुल बराबर दिए हैं। हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे साथ किसी तरह से जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ये हमारा हक और ये हमारा अधिकार है। तो इस हक और अधिकार को लेने के लिए भी हमारे अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए और उसके लिए भी हमें लगातार काम करना चाहिए। ये मेरी अपील है आप लोगों से। तभी हम वास्तव में असल में मुक्ति पाएंगे। असल में हम जिस एक सुंदर जिंदगी का सपना देखते हैं, असल में हम वो सुंदर जिंदगी पा सकेंगे कि हमें एक तरफ सामाजिक उत्पीड़न से भी लड़ना है और दूसरी तरफ हमें इन सत्ताओं से भी टकराना है जो राज में बैठी हैं, हुक्मरान हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि हम इन दोनों मोर्चों पे लड़ेंगे, हम जीतेंगे। आपकी हड़ताल कामयाब होगी और आपकी मांगें जरूर पूरी होंगी। सत्ता की मजबूरी